हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा EMI एंड AC का लेक्चर नंबर 9 लेके आज मैं आपके सामने आया हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। कौन कौन से सर्किट एलिमेंट्स, R, L एंड C, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ऐसा जरूरी नहीं ये तीन हो, कोई दो भी हो सकते हैं। LC सर्किट भी हो सकता है, LR सर्किट भी हो सकता है, RC सर्किट भी हो सकता है। किन्हीं दो सर्किट्स के कॉम्बिनेशन, किन्हीं दो सर्किट एलिमेंट्स के सीरीज कॉम्बिनेशन को हम स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर देखने के बाद आप किन्हीं दो सर्किट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। जब मैं बोल रहा हूं स्टडी कर पाएंगे तो उसमें हम क्या चीज स्टडी करेंगे, वही जो हमने पिछली क्लास में किया था। पिछली क्लास में हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को स्टडी किया। AC circuit containing a resistor only, that is purely resistive circuit. Then purely inductive circuit, AC circuit containing an inductor only. Then purely capacitive circuit, AC circuit containing a capacitor only. हालांकि प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में ऐसे दो सर्किट रियलाइज कर पाना बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपने उसका आंसर करना है। बट प्रैक्टिकली क्यों रियलाइज कर पाना मुश्किल है, बिकॉज जब भी आप इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे या कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर्स तो यूज करेंगे। अब इन कनेक्टिंग वायर्स की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, तो प्योरली इंडक्टिव कभी नहीं मिलेगा, प्योरली कैपेसिटिव नहीं मिलेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस होगी ही होगी। जिसको हम प्योरली कैपेसिटिव कह रहे हैं उसमें R आ जाएगा तो वो RC सर्किट बनेगा, ये RL सर्किट बनेगा। बट चलिए, अगर हमारे पास ऐसा हो प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन तीनों को हम स्टडी कर चुके हैं। स्टडी हमने क्या किया था, मेनली हमने दो चीजें स्टडी की थी। एक तो ये जो सर्किट एलिमेंट है, चाहे R, चाहे L, चाहे C, रेजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर, ये करंट के फ्लो को कितनी ऑपोजिशन देता है, नंबर 1, एक चीज हमने ये स्टडी की। नंबर 2, जब इसमें से ऑल्टरनेटिंग करंट हम फ्लो कराते हैं, R, L या C, तीनों को बारी बारी से हमने स्टडी किया था। जब इस सर्किट एलिमेंट से ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाएं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की सप्लाई इसके अक्रॉस कनेक्ट करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। क्या ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सेम फेज में वेरी करेंगे या नहीं, या उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस होगा? फेज डिफरेंस होगा तो कितना होगा, और कौन आगे चलेगा, कौन पीछे चलेगा, कौन लीड करेगा, कौन लैग बिहाइंड करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्विकली आपको रिवाइज करवाता हूं, उसके बाद मैं आता हूं सीरीज RLC सर्किट पे। मैं सीरीज RLC सर्किट बना रहा हूं। जब मैं ये स्टडी कर पाएंगे, हम इस पूरे सर्किट को इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद आप सीरीज RL, RC आप खुद ही कर पाएंगे और इनफैक्ट आप करके मुझे भेजेंगे। तो चलिए बेटा क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करें। मैंने क्या बोला था, पहली चीज हम ये देखेंगे करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। इसके बेसिस पे हमने फेजर डायग्राम्स भी ड्रॉ की थी। तो बेटा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ये है करंट का फेजर और ये है वोल्टेज का फेजर। करंट और वोल्टेज के फेजर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज वेरी इन सेम फेज, साइमल्टेनियसली दोनों की पीक आएगी, साइमल्टेनियसली जीरो वैल्यू पे जाएंगे, साइमल्टेनियसली दोनों नेगेटिव वैल्यू एक्वायर करेंगे, सेम फेज में वेरी करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसलिए दोनों के फेजर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। नंबर 1, वैसे प्योरली इंडक्टिव में और प्योरली कैपेसिटिव में करंट और वोल्टेज के बीच में π/2 रेडियन या फिर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। दिस इज π/2 रेडियन और 90 डिग्री। π/2 रेडियन या 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है कि इसमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, π/2 का फेज डिफरेंस है, किसमें, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। सिमिलरली प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी वोल्टेज या करंट में π/2 रेडियन कहिए या 90 डिग्री कहिए, इसका फेज डिफरेंस है। बट दोनों में फर्क क्या है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज आगे चलती है, वोल्टेज लीड करती है करंट बाय फेज एंगल 90 डिग्री, और प्योरली कैपेसिटिव में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग बिहाइंड करती है। यहां दोनों सेम फेज में, यहां और यहां फेज डिफरेंस 90 डिग्री या π/2 रेडियन। कौन आगे कौन पीछे, यहां वोल्टेज आगे करंट पीछे, और प्योरली कैपेसिटिव में करंट आगे और वोल्टेज पीछे, दोनों में ही फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 90 डिग्री का। राइट, तो पहली चीज ये होगी। दूसरा, अगर मैंने यहां EMF की जो सप्लाई दी है उसकी जनरल इक्वेशन ये है, E = E0 sin ω t।
तो आप करंट की इक्वेशन खुद ही लिख सकते हैं इसको देखकर। करंट की इक्वेशन होनी चाहिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखिए बेटा, ये जो साइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है ओमेगा टी, ये होता है फेज एंगल। अगर किसी टाइम टी पे, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन है, ये पीक वैल्यू है, किसी टाइम टी पे ईएमएफ का फेज एंगल ओमेगा टी है, तो उसी टाइम टी पे करंट का फेज एंगल भी कितना होना चाहिए, ओमेगा इंटू टी। गॉट इट? हाँ, यहां ई नॉट की जगह आई नॉट आएगा, इतना डिफरेंस है, बट ये जो साइन फंक्शन और उसका आर्ग्यूमेंट ये बिल्कुल सेम रहेंगे। दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेज सेम होगा किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे, राइट? तो ये चीज भी आपको समझ आ गई, क्योंकि दोनों का फेज एंगल सेम है। और जब इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन में साइन फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, जो एंगल वाला पार्ट है, दैट रिप्रेजेंट्स फेज एंगल। ऐसा भी हो सकता था ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई होता, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4, कुछ भी होता। जो भी फेज एंगल यहां पर होगा वही फेज एंगल यहां पे आएगा इस इक्वेशन में। अगर ओमेगा टी में प्लस माइनस कोई कांस्टेंट एंगल हमने प्लस या माइनस किया है, तो यहां पे भी करंट की एक्सप्रेशन में भी वही आना चाहिए, राइट? वैसे यहां पे आते हैं बेटा, अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपने ईएमएफ की जो सप्लाई दी है, अगेन उसकी इक्वेशन मैंने सेम लिखी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो टाइम टी पे यहां फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो जब हम करंट की एक्सप्रेशन लिखेंगे ई नॉट की जगह पे, तो आई नॉट आएगा, बिकॉज ये एक्सप्रेशन करंट की है, यहां पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, यहां पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगा। लेकिन साइन फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है वो फेज एंगल है, और हमने अभी अभी बताया करंट लैग बिहाइंड करता है। करंट का फेज एंगल 90 डिग्री कम होना चाहिए वोल्टेज के फेज एंगल से, या पाई बाय 2 रेडियन कम होना चाहिए। ऐसा यूनिट रेडियन है, तो इसलिए रेडियन में हम इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आई नॉट की वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे बाद की बात है, पता है या नहीं है। एक चीज तो श्योर होगी, अगर यहां फेज एंगल ओमेगा टी है ईएमएफ की एक्सप्रेशन में, तो करंट की एक्सप्रेशन में ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होगा। कब? जब सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो, क्योंकि करंट लैग बिहाइंड करता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अदर वे राउंड भी आप ले सकते हैं। हो सकता है आपको यहां पे करंट की इक्वेशन दे दी जाए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर करंट की एक्सप्रेशन ये है प्योरली इंडक्टिव में, तो ईएमएफ की एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अगर करंट का फेज एंगल ओमेगा टी है, इंस्टेंटेनियस फेज ओमेगा टी है, तो ईएमएफ का इंस्टेंटेनियस फेज क्या होगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और अगर ईएमएफ का ओमेगा टी है, तो करंट का फेज एंगल होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, बिकॉज करंट पीछे चलेगा और वोल्टेज आगे। अगर करंट का ओमेगा टी है तो वोल्टेज आ गया 90 डिग्री से, तो वोल्टेज में प्लस करना पड़ेगा। करंट के फेज एंगल में पाई बाय 2 प्लस करोगे तो आपको ईएमएफ का फेज एंगल मिलेगा, और ईएमएफ के फेज एंगल में पाई बाय 2 माइनस करोगे तो करंट का इंस्टेंटेनियस फेज आपको मिलने वाला है। राइट, ये बात आपको समझ आई होगी। सिमिलरली जब हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में देखें, तो यहां पर अगर हमने ईएमएफ की सप्लाई दी E इज इक्वल टू साइन ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां इंस्टेंटेनियस फेज ईएमएफ का क्या है, ओमेगा टी। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में जब हम करंट की एक्सप्रेशन लिखेंगे, ई नॉट की जगह पे आई नॉट आ गया, लेकिन साइन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में अगर यहां ओमेगा टी, तो यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होगा। वहां माइनस था, यहां प्लस। क्यों? क्योंकि यहां करंट लीड करता है। फेज डिफरेंस तो पाई बाय 2 है, बट यहां करंट लीड करता है। राइट, तो ये चीज आपको समझ आई होगी। या उल्टा, अगर करंट की एक्सप्रेशन ये गिवन होती आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो अब की बार ईएमएफ की एक्सप्रेशन में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब यहां पे ईएमएफ का फेज एंगल 90 डिग्री कम होगा करंट के फेज एंगल से, और करंट का फेज एंगल 90 डिग्री ज्यादा होगा, या पाई बाय 2 रेडियन ज्यादा होगा। तो यहां पे करंट की एक्सप्रेशन गिवन हो तो ईएमएफ की आप डिटरमिन कर पाएंगे, ईएमएफ की गिवन होगी तो करंट की डिटरमिन कर पाएंगे। हां, प्रोवाइडेड आपको ई नॉट आई नॉट दोनों पता है तो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो एक चीज था फेज डिफरेंस, दूसरा हमने ये देखा था ये सर्किट एलिमेंट करंट को कितनी ऑपोजिशन देता है। यहां पे तो रेजिस्टेंस इटसेल्फ इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, इजंट इट? तो जो भी रेजिस्टेंस है वो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, एंड रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हो, लो फ्रीक्वेंसी की सप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस उतनी ही रहेगी। एसी हो, एसी सप्लाई हो या डीसी सप्लाई हो, रेजिस्टेंस इटसेल्फ इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर रेजिस्टेंस का ग्राफ हम बनाएं
वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ये ग्राफ इस तरह से चलेगा बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। आर की वैल्यू फिक्स रहेगी, फ्रीक्वेंसी बदलने के साथ आर नहीं बदलता। एज ए रिजल्ट ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़े, ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। तो V की जगह पे यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, EMF। I क्या होता है, V अपॉन आर। V की जगह पे E है तो I यहां पे क्या हो जाएगा, E अपॉन आर। E क्या है, इंस्टेंटेनियस EMF। I क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए तो इंस्टेंटेनियस EMF अपॉन आर। अगर आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट चाहिए I नॉट तो E नॉट अपॉन आर। और अगर आपको RMS वैल्यू ऑफ करंट चाहिए तो E RMS अपॉन आर। ये तो बेसिक ओम्स लॉ से निकले हुए रिलेशंस हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडक्टर जो ऑपोजिशन देता है करंट के फ्लो को, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस यूनिट, इसकी भी ओम होगी। ये ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, ऑफर्ड बाय अ प्योर इंडक्टर। इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मैंने लिखी है, ओमेगा इंटू एल या फिर 2 पाई न्यू एल। अब एक इंडक्टर की इंडक्टेंस अगर फिक्स्ड, अगर आप इंडक्टेंस नहीं बदल रहे, 2 पाई पहले से कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इजंट इट। तभी तो एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ऐसा ग्राफ आया। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो बेटा एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो मतलब फ्रीक्वेंसी 0 किसकी होती है, डीसी सप्लाई की। तो इंडक्टर डीसी को जरा भी ऑपोजिशन नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे एसी की फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाएंगे तो करंट की ऑपोजिशन बढ़ती जाएगी। एज ए रिजल्ट आप ये भी कह सकते हैं कि करंट डिक्रीज करता जाएगा, बिकॉज ऑपोजिशन बढ़ेगी तो करंट डिक्रीज होगा। हाँ, यहां ऑपोजिशन का मैकेनिज्म क्या था, वहां तो कोलिजन्स थी, मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वाइब्रेटिंग आयंस। यहां क्या है, बैक ईएमएफ। तो एक्सएल रिप्रेजेंट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। Inductive reactance is opposition to the flow of current offered by a pure inductor. Mathematical formula either omega into L, omega is angular frequency, angular frequency 2 pi nu होती है, तो ये 2 pi nu L हो गया, राइट। वैसे ही यहां पे मैंने बोला इसकी यूनिट भी ओम है, तो R की जगह पे क्या आ गया, XL। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस करंट की एक्सप्रेशन चाहिए, जैसे पहले करंट था वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, अब करंट क्या होगा, वोल्टेज अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस की जगह पे इंडक्टिव रिएक्टेंस। I इज इक्वल टू ई बाय आर, यहां I इज इक्वल टू ई बाय एक्सएल। I नॉट लेना होगा, ये इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस EMF। अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट तो पीक वैल्यू ऑफ EMF अपॉन एक्सएल। और अगर RMS वैल्यू ऑफ करंट चाहिए तो E RMS अपॉन एक्सएल, राइट। सिमिलरली अगर यहां आ जाए कैपेसिटिव सर्किट में, तो कैपेसिटर जो ऑपोजिशन देता है करंट के फ्लो को, दैट इज डिनोटेड बाय XC। इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन ओमेगा सी। यहां ओमेगा एल, यहां रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी फिक्स्ड है, 2 पाई कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एज ए रिजल्ट XC इस तरह से वेरी करेगा। इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कम हो रही है। अगर डीसी सप्लाई होगी, फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो इनफाइनाइट रिएक्टेंस होगी। फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो रिएक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रिएक्टेंस टू डीसी। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, कैपेसिटर में से डीसी फ्लो नहीं कर सकता। अगर आप एक ऐसा सर्किट लें, यहां एक कैपेसिटर कनेक्ट करें और यहां एक बैटरी कनेक्ट करें, तो बैटरी डीसी सप्लाई देती है, तो कैपेसिटर के क्रॉस करंट नहीं फ्लो कर सकता। इनिशियली थोड़ी देर के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए करंट फ्लो करेगा। कब तक करंट फ्लो करेगा, जब तक ये कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज ना हो जाए। उसके बाद चार्जेस का एक्सचेंज नहीं होगा, फिर जल्दी ही करंट ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है तो ये करंट लगातार फ्लो करेगा। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की सप्लाई होगी उतना ज्यादा करंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट कम हो रही है, राइट। अब यहां पे ऑपोजिशन का कारण क्या है, यहां पे कारण था रेजिस्टेंस का कारण, कोलिजन्स बिटवीन मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन एंड वाइब्रेटिंग पॉजिटिव आयन। यहां पे कारण था बैक ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ को अपोज कर रहा है, मतलब करंट को अपोज कर रहा है। और यहां पर कारण क्या है, बजाय इसके कि हम ये पूछें कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस का कारण क्या है, हमें यह पूछना चाहिए कि भाई कैपेसिटर कंडक्ट कैसे करेगा। कारण तो अपने आप क्लियर है, भाई प्लेट्स के बीच में गैप है, एयर है या वैक्यूम या कोई डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। तो प्लेट्स के अक्रॉस चार्जेस का फ्लो तो हो ही नहीं सकता,
प्लेट्स के बीच में चार्जेस का फ्लो नहीं हो सकता, तो यही कारण है रिएक्टेंस का। फिर सवाल ये, फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि एसी फ्लो कर सकता है, डीसी तो नहीं कर सकता बट एसी कर सकता है। कैपेसिटर डीसी का दुश्मन है, ये भी मैंने पिछली क्लास में कहा था, ये डीसी का दोस्त है इंडक्टर। क्यों? तो बेटा आप जानते हैं जब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होता है तो एक प्लेट के ऊपर चार्ज तो बैटरी देती है, दूसरी प्लेट पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अगर ये दो प्लेट्स हैं तो इस प्लेट पे अगर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ तो इस पे इतना ही नेगेटिव इंड्यूस होगा। यहां अगर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो यहां नेगेटिव बढ़ रहा होगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट अपने सामने नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस कराती है, ये आप जानते हैं। अगर यहां सप्लाई ऑल्टरनेटिंग होगी तो क्या होगा, पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया, जो यहां का पॉजिटिव था वो इधर चला गया। जल्दी ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में ऐसा ही है, पोलैरिटी रिवर्स होगी एक फिक्स पीरियड के बाद। तो जहां पॉजिटिव एंड है वहां नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले यहां पॉजिटिव चार्ज आया था, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें से पहले इधर आ गए थे, अब वही इलेक्ट्रॉन उठ के सामने आ गए। जब इलेक्ट्रॉन सामने आ गए तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, अब इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, तो एज अ रिजल्ट इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाना चाहिए, पॉजिटिव। तो इंडक्शन हो रही है ना। एसी के केस में बेटा, डीसी में देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। हाँ, दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, मगर है तो अपने अपने यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन एसी में इट इज टू एंड फ्रो मोशन। तो देखो टू एंड फ्रो मोशन पॉसिबल है कि नहीं, यही इलेक्ट्रॉन आगे आ गए, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा यही पीछे आ जाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इधर के इलेक्ट्रॉन भी इधर आ गए, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी वापस आ गए। तो टू एंड फ्रो मोशन यहां पे था, इस एंड पे, उस एंड पे अपने आप इंड्यूस हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं डीसी कैन फ्लो बिकॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ चार्जेस। गैप में से चार्जेस फ्लो तो नहीं कर रहे, इंडक्शन हो रही है, और यहां जस्ट टू एंड फ्रो मोशन देना, तो वो पॉसिबल है। अब समझ आया? एनीवे, यहां पर XC की वैल्यू मैंने आपको बता दी। तो अगर यहां पर करंट, इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, जैसे यहां पे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस या EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की जगह यहां क्या आ जाना चाहिए, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। वैसे पीक वैल्यू ऑफ करंट हो I0, तो ये क्या होगा, E0 अपॉन XC, पीक वैल्यू अपॉन कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। RMS वैल्यू लेनी हो तो EMF के भी RMS ले लो, डिवाइड किससे करना है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस से। जैसे वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस के एनालॉगस यहां पे क्या है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट स्टडी करने जा रहे हैं। एक से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूं स्टडी कर रहे हैं तो अगेन दो चीजें स्टडी करेंगे, एक तो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और दूसरा करंट के फ्लो की ऑपोजिशन। फिर चाहे तीनों सर्किट एलिमेंट्स को हम सीरीज में कनेक्ट करें, कोई दो कनेक्ट करें इनमें से, बट कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स के, एक से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स का। तो अब की बार जो फ्लो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है उसे हम नाम देंगे इंपीडेंस। इंपीडेंस इज डिनोटेड बाय Z। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स होगा कहीं पे भी, तो I की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहां E/R था, यहां E/XL था, यहां E/XC है। तो अगर एक से ज्यादा सर्किट एलिमेंट कंबाइंड है तो E/Z आ जाना चाहिए। प्योरली रेजिस्टिव में R, प्योरली इंडक्टिव में R की जगह XL, प्योरली कैपेसिटिव में XC। और अगर कॉम्बिनेशन होगा एक से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स का, तो वो जो मिली जुली ऑपोजिशन देंगे करंट के फ्लो को, दैट इज कॉल्ड एज इंपीडेंस। सो इंपीडेंस इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स, इनकी जो मिली जुली ऑपोजिशन है दैट इज कॉल्ड एज इंपीडेंस। तो जहां पहले R लिखा, फिर XL लिखा इन तीन फॉर्मूले में, फिर XC लिखा, तो अगर कॉम्बिनेशन होगा तो आप इनकी जगह पे क्या लिख देंगे, Z। I होगा E/Z, I0 होगा E0/Z, IRMS होगा ERMS अपॉन Z, और Z की वैल्यू क्या होगी अभी डिटरमिन करके दिखाऊंगा, राइट। दूसरी चीज, EMF की अगर इंस्टेंटेनियस EMF की ये इक्वेशन है, तो इंस्टेंटेनियस करंट की एक्सप्रेशन क्या होनी चाहिए भाई, E0 की जगह I0 आएगा, जैसे इन तीनों में मैंने करके दिखाया। अब साइन ऑफ ओमेगा टी में +φ हो सकता है या -φ हो सकता है।
ये डिपेंड करेगा कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को कि वोल्टेज लीड कर रही है। अगर तो वोल्टेज लीड कर रही है, लेट अस से बाय अ फेज एंगल π/3 30 डिग्री, वोल्टेज अगर लीड कर रही है तो करंट π/3 मीन 60 डिग्री, तो करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज अगर वोल्टेज लीड कर रही है और करंट लैग कर रहा है तो यहां ओमेगा टी माइनस π/3 आ जाएगा। और अगर करंट लीड कर रहा है π/3 से तो ओमेगा टी प्लस π/3। अब सवाल यह है कि वोल्टेज लीड करेगी कि लैग करेगी। देखो सर्किट एलिमेंट 3 है और तीनों सीरीज में है। सीरीज का मीनिंग क्या है? सीरीज का मतलब करंट इज कांस्टेंट, करंट तीनों में से सेम करंट फ्लो कर रहा हूं। जो करंट यहां से फ्लो किया वही यहां से, वही यहां से, क्योंकि एक क्लोज्ड पाथ के अलोंग करंट हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर ये पाथ क्लोज्ड है तो यहां करंट थ्रू आउट सेम रहेगा, करंट तीनों में सेम रहने वाला है। अब रेजिस्टर में वोल्टेज सेम फेज में होती है करंट के साथ, इसमें आगे चलती है और इसमें वोल्टेज लैग बिहाइंड करती है। तो अब डिपेंड करता है इन दोनों की वजह से फेज डिफरेंस आएगा करंट और वोल्टेज में। अगर तो इस सर्किट में इंडक्टेंस डोमिनेट कर रही है, इंडक्टेंस डोमिनेट कर रहा है, इंडक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है, डोमिनेटिंग मतलब इसकी ऑपोजिशन ज्यादा है, एक्सएल ज्यादा है अगर एक्सी से, उसको बोलते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। इंडक्टेंस डोमिनेटेड, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट कब कहेंगे? जब XL बड़ा होगा XC से, और अगर XL बड़ा होगा तो VL भी बड़ा होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर से बड़ा होगा। क्यों? दोनों साइड्स को I से मल्टीप्लाई करो। देखो I इंटू XC क्या होगा? E मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यहां पे I इंटू XL क्या होगा? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। दोनों साइड्स को I से मल्टीप्लाई करो। अगर XL XC से बड़ा है तो पक्की बात है VL भी VC से बड़ा होगा। ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। और अगर दूसरा सर्किट है कैपेसिटेंस डोमिनेटेड, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड, अब आपको कॉमन सेंस से क्लियर हो चुका होगा। अगर XC बड़ा है XL से, दैट ऑल्सो मीन्स VC बड़ा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बड़ा है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर से। सच अ सर्किट इज सेड टू बी कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। अगर सर्किट इंडक्टेंस डोमिनेटेड हुआ तो वोल्टेज लीड करेगी। प्योरली इंडक्टिव में 90 डिग्री से लीड कर रही थी, यहां 90 डिग्री से नहीं लीड करेगी, कम एंगल से लीड करेगी क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। बट चूंकि इंडक्टेंस डोमिनेट कर रहा है तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी है वोल्टेज आगे चलती है करंट पीछे, तो यहां वोल्टेज लीड करेगी। तो करंट की एक्सप्रेशन में ओमेगा टी माइनस फाई आएगा। फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेस देन 90 होगी। अगर कैपेसिटेंस डोमिनेटेड हुआ तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग बिहाइंड करती है। अगर ये कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट हुआ तो करंट लीड करेगा, बात अलग है। अब की बार 90 डिग्री से ना लीड करके किसी और एंगल से लीड करेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। और अगर कभी ऐसा ना हो, ना तो XL बड़ा हो ना तो XC, दोनों बराबर हो, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो, तो ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं रेजोनेंस। इस सिचुएशन को रेजोनेंस बोलते हैं, ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट। तो 3 तरह के सर्किट ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, इंडक्टेंस डोमिनेटेड, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड, और अगर कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा तो रेजोनेंस। कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा तो अब क्या होगा? अब करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे। इस केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे। इसके केस में टोटल अप्लाइड ईएमएफ जो है वो आगे चल रहा होगा, ईएमएफ, और ये करंट का फेजर होगा। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई। इस केस में करंट आगे चलेगा और वोल्टेज का फेजर, ईएमएफ का फेजर पीछे चलेगा। टोटल अप्लाइड वोल्टेज, फेज एंगल कुछ भी हो सकता है फाई। और इस केस में करंट और वोल्टेज, अप्लाइड ईएमएफ और करंट सेम फेज में चलेंगे जब सर्किट रेजोनेंट हो जाए, जब XL XC बराबर हो जाए, कोई भी डोमिनेट ना कर पाए। राइट? तो ये सब चीजें एक एक करके आपको क्लियर होंगी। हां, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज तक इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप एक ही चीज जानते थे किसी सर्किट के अंदर, क्योंकि अभी तक हम सिंपली रेजिस्टिव सर्किट को ही स्टडी करते थे। मान लीजिए एक वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी मैं यहां यूज करता हूं, इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो आज तक आप एक ही चीज जानते थे, करंट बढ़ाने के लिए अगर इसको ना छेड़ूं, सर्किट एलिमेंट को ना छेड़ूं, सर्किट को ना छेड़ूं बाकी,
तो आपको सप्लाई वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करोगे तो करंट कम होगा। ऐसा ही है। आज तक हम यही चीज जानते थे कि वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, वोल्टेज कम करते हैं तो करंट कम हो जाता है। लेकिन अब हमें एक चीज और समझ आ गई कि करंट फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। मान लो सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, जो हमारी हाउस होल्ड सप्लाई है, वोल्टेज की वैल्यू सेम रखेंगे हम, ERMS की वैल्यू सेम रखेंगे, बट करंट बदलने के लिए अब वोल्टेज की वैल्यू बदले बिना भी करंट बदल पाएंगे। कैसे? फ्रीक्वेंसी बदल के। फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो करंट के फ्लो की ऑपोजिशन बदलेगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बदलेगी। ये क्या? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ऑपोजिशन बदलेगी तो करंट बदलेगा कि नहीं। इंडक्टिव सर्किट में अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, पहले 50 हर्ट्ज थी, फिर 60 हर्ट्ज, फिर 70 हर्ट्ज, फिर 80 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे करंट कम होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो करंट की ऑपोजिशन बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि ऑपोजिशन बढ़ेगी तो करंट कम होगा। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई बढ़ा के आप करंट कम कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई को कम करके आप करंट बढ़ा सकते हैं, राइट। प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट में अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी बढ़ाते ही कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो रही है, ऑपोजिशन कम हो रही है, तो करंट बढ़ेगा। और मैंने कहा था कैपेसिटर डीसी का दुश्मन है, एसी का दोस्त है। तो एसी की सप्लाई जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे उस सर्किट में, कैपेसिटिव सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब हम जानते हैं करंट बदलने के लिए बिना वोल्टेज बदले भी हम करंट बदल सकते हैं एसी सर्किट में, फ्रीक्वेंसी बदल के। लेकिन कब? जब सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर हो, प्योरली रेजिस्टर में नहीं, बिकॉज रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए बेटा, आज हम चलते हैं आगे सीरीज RLC सर्किट में। अगर एक से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स पे आते हैं। जब हम इन बेसिक्स पे डिस्कस करेंगे तो यहां पर बेटा इन तीनों में करंट सेम होना चाहिए। मान लीजिए सबसे पहले मैं रेजिस्टर की बात करता हूं, तो रेजिस्टर में ये मैंने ड्रॉ किया करंट का फेजर, दिस इज करंट, और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होंगे, फोकस्ड रहिएगा। तो करंट का फेजर और वोल्टेज का फेजर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। करंट तो तीनों में सेम है, इसलिए करंट का फेजर अगर मैंने यहां हॉरिजॉन्टल रखा तो यहां पे भी हॉरिजॉन्टल ही रख रहा हूं। बट यहां पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा होगी कि नहीं? ज्यादा नहीं होगी, मतलब फेज में लीड कर रही होगी, इसका फेज एंगल 90 डिग्री ज्यादा होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ये मिलेगा 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे वोल्टेज का फेजर। वैसे ही अब कैपेसिटर में से भी करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, सीरीज में है, लेकिन कैपेसिटर में वोल्टेज लैग बिहाइंड करती है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यहां पे होगी। तो ये तीनों फेजर्स मैंने इकट्ठे ड्रॉ कर दिए, तीनों को कंबाइन करो, चूंकि तीनों सीरीज में है। सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है और वोल्टेजेस ऐड अप होती हैं। अगर तीन सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट किए हैं, जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा आपने, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा, तो आपने देखा था सीरीज में हम वोल्टेजेस को ऐड करते थे, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू टोटल अप्लाइड वोल्टेज। सिमिलरली यहां पर ये तीनों सीरीज में है, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये तीनों मिलके किसके इक्वल होने चाहिए? अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल होने चाहिए कि नहीं? सीरीज में वोल्टेजेस ऐड अप होती हैं, तो VR प्लस VL प्लस VC, तीनों का सम क्या होना चाहिए? अप्लाइड ईएमएफ E। मान लीजिए 220 वोल्ट की सप्लाई है, तो तीनों का VR, VL और VC का सम क्या होना चाहिए? 220। यस और नो? क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है और करंट सेम रहता है। हाँ, तीनों के वोल्टेज डिफरेंसेस को ऐड करोगे तो टोटल वोल्टेज डिफरेंस या टोटल अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल आना चाहिए, राइट। कॉमन सेंस की बात आई है। बट मैंने जो शीट आपको दी थी उसमें भी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चंस हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज लेट अस से 120 वोल्ट।
voltage across inductor is, let us take an example, 80 volt, and voltage across capacitor is, let us take an example, 70 volt, but total applied voltage is 220 volt. Resolve this paradox. क्या गड़बड़ है? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर 120, अक्रॉस इंडक्टर 80, अक्रॉस कैपेसिटर 70, तीनों को ऐड करो, 120 प्लस 80 200 प्लस 70, तो कितना होना चाहिए टोटल? 270 वोल्ट होना चाहिए, बट टोटल अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट है. तो ये गड़बड़ कैसे हो गई? क्या सर्किट गलत है या हमारे सोचने के तरीके में कुछ गड़बड़ है? तो हमारे सोचने के तरीके में गड़बड़ है. तीनों का सम 220 ही होगा, बट याद रखिएगा बेटा, अलजेब्रिक सम नहीं, वेक्टर सम. तीनों का वेक्टर सम 220 होगा. ये फेजर डायग्राम है, फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स. तीनों फेजर देखो, एक फेजर वी आर इधर है, वी एल ऊपर है, वी सी नीचे है, तो तीनों फेजर सेम डायरेक्शन में नहीं है. वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके मैग्नीट्यूड्स को आप अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं. यहां तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है. या ऐसा कहो कि तीनों वोल्टेजेस सेम फेज में नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो विल यू बी एबल टू आंसर? सो आंसर इज, सिंस द वोल्टेजेस आर नॉट इन सेम फेज, सो वी हैव टू परफॉर्म वेक्टर एडिशन, नॉट द अलजेब्रिक एडिशन. सो वेक्टर सम शुड बी इक्वल टू 220 वोल्ट. ऐसा नहीं है कि अलजेब्रिकली ऐड करेंगे और 220 आ जाएगा. सीरीज में तीनों वोल्टेजेस का सम टोटल अप्लाइड वोल्टेज या टोटल अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हम अलजेब्रिकली ऐड करेंगे. हम कैसा सम करेंगे? हम वेक्टर एडिशन परफॉर्म करेंगे, तब जाके वो अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल होगा. राइट? आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी. तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं. यहां पर बेटा जी ये तीनों की वोल्टेजेस को ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन अब हम कैसे ऐड करेंगे? हम वेक्टर सम परफॉर्म करेंगे, ना कि अलजेब्रिक. सपोज ये आ गया करंट का फेजर. अब तीनों वोल्टेजेस के फेजर शो करता हूं. वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर का फेजर तो सेम फेज में होगा करंट के साथ. इसी करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फेजर ये आ रहा है वी एल, और V इससे 90 डिग्री लीड कर रहा है, और ये 90 डिग्री से लैग कर रहा होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. अब इन तीनों VL, VC और VR का वेक्टर सम अगर हम करेंगे तो वो वेक्टर सम हमें क्या देगा? अप्लाइड ईएमएफ, टोटल अप्लाइड ईएमएफ. राइट? अब बेटा इन तीनों का वेक्टर सम कैसे करेंगे? हाँ, फिलहाल ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये मैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट के लिए बना रहा हूं. VL डायग्राम में दिख रहा है, इसकी लेंथ ज्यादा है. लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, तो मतलब इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा है, कैपेसिटर के क्रॉस कम है. उल्टा भी हो सकता था, कैपेसिटर के क्रॉस ज्यादा भी हो सकती थी. ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट. फिर VC बड़ा होता और VL छोटा होता. फिलहाल मेरा इंडक्टेंस डोमिनेटेड है. इस अगर ये आपको समझ आ गया, वो आप खुद कर पाएंगे. देखिए, अब सबसे पहले तीनों वोल्टेजेस का समझिए. ये दोनों वोल्टेजेस सेम लाइन में है, दोनों फेजर सेम लाइन में, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है. जब भी दो वेक्टर सेम लाइन के लॉन्ग ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें, मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स आपने यहां लगाई, 4 न्यूटन इधर लगाई, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 10 - 4 होगा कि नहीं? 6 न्यूटन. सिमिलरली VL ऊपर एक्ट कर रहा है, VC नीचे एक्ट कर रहा है, तो VL और VC का जो रिजल्टेंट है, तो ये लेंथ इतनी इतनी हम इसमें से माइनस करेंगे, तो VL और VC का रिजल्टेंट ये आ जाएगा हमारे पास. इसको हम नाम दे रहे हैं VL माइनस VC. तो हमें 3 वोल्टेजेस को ऐड करना था, 2 को तो ऐड कर लिया, 2 को ऐड करके उनकी जगह ये वेक्टर आ गया. अब बचा क्या? अब 2 ही बचे. 3 को ऐड करना था, एक तो VR बचा, इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया VL माइनस VC. अब VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट डिटरमिन करेंगे. वेक्टर सम के लिए या तो हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ. यहां को इनिशियल है वेक्टर्स, जब को इनिशियल हो तो हम प्रेफर करते हैं पैरेललोग्राम लॉ. ट्राइंगल भी लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए वेक्टर्स को हमें डिस्प्लेस करना पड़ता. तो यहां मैंने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया. VL माइनस VC की टिप से मैं VR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया. अब इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होगी, अब इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है, वो डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट ऑफ VL माइनस VC एंड VR. तो मैं यहां पे इसकी डायगोनल ड्रॉ करने जा रहा हूं बेटा. सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ये डायगोनल क्या होगी? तीनों वोल्टेजेस की रेजिस्टेंस, तीनों वोल्टेजेस का वेक्टर सम.
सो तीनों वोल्टेजेस का वेक्टर सम ये आ गया हमारे पास, और तीनों का वेक्टर सम क्या होना चाहिए, क्या वो अप्लाइड ईएमएफ के इक्वल होगा कि नहीं। तो ये जो डायगोनल है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, अप्लाइड ईएमएफ। अब यहां पर आप देखें टोटल अप्लाइड ईएमएफ जो है अल्टीमेटली तीनों का रिजल्टेंट आ गया ई, और करंट वाला फेजर ये है हमारे पास। करंट और ईएमएफ में फेज रिलेशनशिप देखें तो यहां ईएमएफ लीड कर रहा है करंट को बाय अ फेज एंगल फाई। सर्किट कौन सा है, इंडक्टेंस डोमिनेटेड, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, यहां पे भी कर रहा है टोटल अप्लाइड ईएमएफ क्योंकि सर्किट इंडक्टेंस डोमिनेटेड है। हाँ बात अलग है 90 डिग्री से ना करके किसी और एंगल फाई से कर रहा है। क्लियर हुई ये चीज आपको। इसके आगे अगर बेटा ये कैपेसिटेंस डोमिनेटेड होता, वीसी बड़ा होता, तो ये इसकी जगह पे नीचे रिजल्टेंट आता वीसी माइनस वीएल, तो यही हमारा पैरेललोग्राम नीचे बनता, ईएमएफ का फेजर यहां आता, तब ईएमएफ लैग बिहाइंड करता फेज एंगल फाई से, ना कि लीड, तब करंट लीड करता। और वैसे भी कैपेसिटर का बिहेवियर यही है, कैपेसिटर में करंट लीड करता और वोल्टेज लैग बिहाइंड करती है। समझ आई ये बात आपको। तो लेकिन जो भी फेज डिफरेंस है उसको फिलहाल मैंने नाम दे दिया फाई। अब चलिए जरा, अब ये जो ईएमएफ है ये वेक्टर सम है किस किस का, वी आर का और वी एल माइनस वी सी का, यस नो। सो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, वी एल माइनस वी सी और वी आर परपेंडिकुलर है कि नहीं, दोनों में एंगल 90 है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका रिजल्टेंट होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ओके, क्या हम वी आर को लिख सकते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, प्लस वी एल को हम लिखेंगे आई इंटू एक्सएल, इजंट इट सो, माइनस वी सी को हम लिख सकते हैं आई इंटू एक्स सी, यस नो। चलिए इन दोनों में से आई को बाहर निकालो। जब आई को बाहर निकालोगे कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, आई का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है, और यहां से भी, अच्छा इसका भी स्क्वायर करना है बेटा, वी आर का स्क्वायर था तो यहां पे भी आई स्क्वायर और यहां से भी आई स्क्वायर, ओवरऑल आई स्क्वायर कॉमन आ गया। तो जब आई स्क्वायर कॉमन आ गया हम उसको रूट के बाहर ला सकते हैं, बाहर आएगा तो क्या आएगा आई, सो इट इज आई इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, यही आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ E अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट, अप्लाइड ईएमएफ अपॉन करंट इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अच्छा अभी तक हम क्या जानते थे, वोल्टेज अपॉन करंट अगर हम करें V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V अपॉन आई क्या होगा, आर होगा कि नहीं। लेकिन आर थी रेजिस्टेंस, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन केस ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यहां पे भी ये V अपॉन आई की फॉर्म आ रही है, वोल्टेज अपॉन करंट, ईएमएफ अपॉन करंट, तो ये भी क्या होना चाहिए, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इसी को हम नाम दे देते हैं एक नया नाम, दैट इज Z। And what is Z? Z represents impedance of the circuit. Z is impedance of the circuit. Impedance of circuit. Impedance of circuit क्या होगा? Net opposition to the flow of current offered by a combination of circuit elements. फिलहाल हमारे केस में कौन कौन से सर्किट एलिमेंट्स है, तीनों R, L and C. So this formula is very important. Z impedance depends on XL, XC as well as R. तो Z की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। दिस इज इंपीडेंस। तो हर बार दो ही चीजें स्टडी कर रहे थे, एक ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट कितना है और दूसरा फेज रिलेशनशिप। फिलहाल ऑपोजिशन हमें मिल चुकी है। अब बेटा हम आते हैं फेज डिफरेंस पे। फिलहाल यहां पे फेज डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, फाई, और ईएमएफ लीड कर रहा है। तो फाई की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं tan फाई। tan फाई क्या होगा, ऑपोजिट साइड, ये साइड VL माइनस VC के इक्वल होगी। tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। VL क्या होगा, I इंटू XL, और VC क्या होगा, I इंटू XC। I कॉमन आ गया, अपॉन I इंटू R, I कैंसल आउट हो गए। सो दिस इंप्लाइज दैट tan फाई is equal to
एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो दूसरा फॉर्मूला फेज डिफरेंस का ये आ गया। हर बार हम फेज डिफरेंस और ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट डिटरमिन कर रहे थे, अब भी हमने वही काम किया। ऑपोजिशन आ गई इंपीडेंस और फेज डिफरेंस आ गया इस फॉर्मूले से, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। tan phi इज एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, मतलब phi हो गया tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। phi इज tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो अब आप क्या बोलेंगे, अब आप ये बोलेंगे EMF लीड्स करंट बाय अ फेज एंगल phi which is given by phi is equal to tan inverse XL minus XC upon R, राइट? तो XL XC पता, R पता, तो phi की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर हमारी करंट की एक्सप्रेशन क्या आनी चाहिए? अगर EMF की एक्सप्रेशन ये है तो आपकी बार करंट की एक्सप्रेशन आएगी I नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस phi, क्योंकि करंट पीछे चल रहा है। यस और नो? तो हम बोलेंगे EMF लीड्स करंट बाय फेज एंगल phi, EMF लीड्स करंट बाय फेज एंगल phi। जब जब ये फॉर्मूला यूज करोगे यहां से phi मिलेगा, और इंपॉर्टेंट ये है EMF लीड्स बाय दिस एंगल phi, EMF लीड्स करंट बाय फेज एंगल phi। अब मान लो ये कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट होता फिर तो EMF लैग बिहाइंड करता, पीछे चलता EMF का फेजर। अगर ये VC बड़ा होता, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट होता तो बेटा ऐसे केस में XL माइनस XC नेगेटिव आता कि नहीं? जब XL माइनस XC नेगेटिव आता और tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो मतलब थीटा नेगेटिव आता, थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती। क्या आती? नेगेटिव। अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती तो मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला जब जब यूज करोगे आप बोलोगे EMF लीड्स करंट बाय फेज एंगल phi, और अगर phi की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मान लो phi की वैल्यू आ गई माइनस 45 डिग्री, तो आप बोलोगे EMF लीड्स करंट बाय माइनस 45। दैट एक्चुअली मीन्स इट डज नॉट लीड, इट लैग्स बिहाइंड। माइनस 45 मीन्स लैग बिहाइंड। समझ आई? तो अगर ये फॉर्मूला यूज करें XL माइनस XC अपॉन R, तो आप हमेशा बोलेंगे EMF लीड्स फेज एंगल बाय EMF लीड्स करंट बाय फेज एंगल phi। और अगर आप XC माइनस XL अपॉन R यूज कर लें फिर आप बोलोगे EMF लैग्स बिहाइंड, क्योंकि उस केस में अगर VC बड़ा होता, VC माइनस VL यहां आता तो tan phi होता VC माइनस VL अपॉन R, तो वहां से ही आ जाता XC माइनस XL अपॉन R, और उस केस में EMF लैग बिहाइंड करता। समझ आई ये बात? तो अब स्टैंडर्ड याद रखो, ये दो फॉर्मूले बस। हाँ, ये फॉर्मूला जब जब यूज करोगे तो EMF लीड्स करंट बाय फेज एंगल phi, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो इट मींस इट लैग्स बिहाइंड। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? तो ये चीज आपको समझ आ गई? ओके। और वैसे भी अगर phi की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसमें पुट करोगे तो यहां अपने आप प्लस phi आ जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा करंट लीड कर रहा है। एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं आप फेज डिफरेंस यूज डिटरमिन करने के लिए, वो है cos phi। cos phi। अब बेटा जो cos phi है वो क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज VR अपॉन E। VR क्या होगा? I इंटू R, और EMF क्या होगा? I इंटू Z। तो जब ये I इंटू Z हो गया तो I और I तो कैंसल आउट हो गए, तो दिस इज इक्वल टू R अपॉन Z। तो दूसरा फॉर्मूला ये भी है फेज डिफरेंस के लिए, cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z। हाँ, इसमें कोई वो नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये आपको फिर अलग से याद रखना है कि इंडक्टेंस डोमिनेटेड है या नहीं, या कैपेसिटेंस डोमिनेटेड है। इंडक्टेंस डोमिनेटेड तो वोल्टेज आगे करंट पीछे, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड तो करंट आगे वोल्टेज पीछे बाय फेज एंगल phi। यस, ये जो cos phi है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर फैक्टर। cos phi इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर फैक्टर। This is called as power factor. Cos phi is also called as power factor. बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, याद रखिएगा। Cos phi is also called as power factor। क्यों कहते हैं हम इसको पावर फैक्टर? तो उसका एक सिंपल सा रीजन मैं आपको समझा देता हूं। आगे चल के ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, और इस साल शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है ये आपके सिलेबस से हटाया उन्होंने, बट स्टिल नॉर्मली देखिए पावर क्या होता है? V इंटू आई
मतलब क्या हो जाना चाहिए, E इंटू आई, बट ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, E और I कांस्टेंट नहीं है, तो फिर कौन सी वैल्यू लेते हैं, मैंने बोला था वर्चुअल वैल्यू या RMS वैल्यू, E RMS इंटू I RMS, ये होना चाहिए हमें लगता है, बट यहां पावर का फॉर्मूला आता है इंटू कॉस फाई। नॉर्मली पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो यहां RMS वोल्टेज इंटू RMS करंट इंटू कॉस फाई, फाई वही फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो यहां जो पावर है वो इस फैक्टर पे भी डिपेंड कर रही है, इस फैक्टर पे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट पावर फैक्टर। सो cos phi is always called as power factor, ये फॉर्मूला आगे हम डिराइव कर सकते हैं। सो एवरेज पावर इज ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi। इस ERMS इंटू IRMS को हम बोलते हैं एपरेंट पावर, क्योंकि इससे पहले पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था V इंटू I, तो ये भी E इंटू आई है, तो ऐसा लगता है शायद ये पावर होगी, मगर ये पावर नहीं है, एक्चुअल पावर ये है, इसको ट्रू पावर या एक्चुअल पावर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रू पावर। जो एवरेज पावर है ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ये एपरेंट पावर है। सो पावर फैक्टर क्या है, या तो ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर कह लो, या फिर R अपॉन Z, सिंपल। तो याद रहेंगे ये फॉर्मूले आपको बेटा। तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, नो डाउट एक्सप्रेशंस देखने में ज्यादा लग रही हैं, बोर्ड एक्सप्रेशन से भर चुका है, लेकिन अगर आप चीजों को रिलेट कर पाए अच्छे से तो ये बिल्कुल सिंपल और इजी हो जाएगा, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू रिमेंबर। ओवरऑल हर एक सर्किट में हम दो ही चीजें स्टडी कर रहे थे, सर्किट में करंट के फ्लो की ऑपोजिशन, और दूसरी चीज हम क्या स्टडी कर रहे थे, फेज डिफरेंस। हर बार हमने यही काम किया, ठीक है। अब यहां पर अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट्स है तो इसके लिए बेटा मैंने आपको यहां पे ये दो मेन फॉर्मूले और एक तीसरा cos फाई, हालांकि इन दो से भी काम चल सकता है, बिकॉज फेज डिफरेंस और इंपीडेंस की वैल्यू आपको डिटरमिन करनी। इन फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका और है, जिसे हम बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल, बस ये इंपीडेंस ट्रायंगल दिमाग में बिठा लो, सब अपने आप मिल जाएगा। कैसे, तो एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए इस तरह से, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें ये जो नीचे वाली साइड है जिसको बेस कहते हैं, वहां पे R लिखिए, इसमें XL माइनस XC लिखिए और इस पे लिख दीजिए Z, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो गया फाई। देखो क्या इस ट्रायंगल से आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और इसी ट्रायंगल को यूज करके tan फाई की वैल्यू मिल जाएगी, tan फाई इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और इसी ट्रायंगल को यूज करके आपको cos फाई पावर फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज R अपॉन Z। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने के लिए इंपीडेंस ट्रायंगल है हमारे पास कि नहीं, गॉट इट। तो ये चीज भी आपको समझ आई होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। अगर सर्किट सिंपली RL सर्किट होता, RL सर्किट होता, सिर्फ RL, R और L होते, C ना होता, सिर्फ ये सर्किट होता, तो ये फॉर्मूले आप डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। जब C है ही नहीं तो XC को गायब कर दो, RL सर्किट में Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और अगर सर्किट RC सर्किट होता, RC सर्किट, तो RC सर्किट में Z की वैल्यू क्या आ जाती, यहां से XL को गायब कर दो बिकॉज L नहीं है, तो रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर हुआ कि नहीं। रही बात tan फाई की, सो tan फाई यहां पर होगा XL अपॉन R, बिकॉज XC नहीं है, यहां पे C है ही नहीं। और अगर RC सर्किट होता तो tan फाई आ जाता XC अपॉन R। अब आप सोचोगे सर यहां माइनस XC अपॉन R क्यों नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने ये, आप इस फॉर्मूले से फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बोला था, EMF लीड्स करंट बाय फेज एंगल फाई। तो अगर यहां पे साइन माइनस लगा देते तो कोई बात नहीं, फिर आप बोलोगे EMF लीड्स करंट बाय फेज एंगल फाई, तो वो वैसे ही नेगेटिव आएगा। यहां आप डायरेक्टली याद रख लो, यहां माइनस साइन ना लगाओ, लेकिन यहां पे याद रखो EMF लैग्स बिहाइंड करंट, EMF लैग्स बिहाइंड I बाय फेज एंगल फाई, बाय फेज एंगल इक्वल टू फाई। और इस केस में याद रखिए EMF लीड्स
करंट बाय फेज एंगल फाई, बस इतना याद रखो। नहीं तो स्टैंडर्ड याद रखो, ईएमएफ लीड्स फिर माइनस एक्स ही कर देना, वो वैल्यू अपने आप फाई की नेगेटिव आएगी और आपको पता चल जाएगा ईएमएफ लीड नहीं कर रहा बल्कि लैग बिहाइंड कर रहा है, राइट। रही बात कॉस फाई दोनों में आर अपॉन जेड ही रहेगा। कॉस फाई इसमें भी आर अपॉन जेड होगा और इसमें भी कॉस फाई जो है वो आर अपॉन जेड ही होगा। हाँ, यहां जेड अलग अलग है, यहां पे जेड ये है, यहां पे ये है, लेकिन दोनों में कॉस फाई आर अपॉन जेड है, जेड की वैल्यू अलग अलग है और आर और जेड की टर्म्स में सेम है। हाँ, ये tan फाई का फॉर्मूला आ गया और ये, तो इन्हीं फॉर्मूले को देख के आपने आरएल और आरसी सर्किट के फॉर्मूले खुद ही बना लिए। अगर आपको डिराइव करना पड़े, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आप सिंपली आरएल सर्किट के ऊपर ये सारे लॉजिक अप्लाई करो, आरएल सर्किट को स्टडी करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, यहां सिंपली आर और एल ही बनाएंगे, आगे का सर्किट तो होगा ही नहीं, सी वाला पार्ट ही नहीं होगा इसमें। यहां करंट वी आर आ गया, करंट और वी एल आ जाएगा, तो मान लो यहां फिर वी, ये माइनस वी सी तो होगा नहीं, तो यही वी एल है, ठीक है, इतना ही वी एल होगा, ये वी एल माइनस वी सी ना होके सिंपली वी एल होगा। अब वी एल और वी आर का रिजल्टेंट ई आएगा, जब वी एल और वी आर का रिजल्टेंट ई आ रहा है तो यहां पे माइनस वी सी का स्क्वायर नहीं आएगा, ये इसको हटा दो, प्लस वी एल का स्क्वायर, इसको हटा दो, प्लस आई इंटू एक्स एल का स्क्वायर, यहाँ माइनस आई इंटू एक्स ही नहीं आएगा, तो यहाँ सिंपली रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं, वही जो मैंने वहाँ बताया। और tan फाई देखोगे तो वी एल अपॉन वी आर होगा, आई इंटू एक्स एल अपॉन आई आर होगा, आई कैंसिल आउट करोगे तो एक्स एल अपॉन आर आ जाएगा। वैसे ही अगर ये सिंपली आर सी सर्किट होता तो वी एल ना होता, वी सी होता, वो नीचे वाली साइड होता, ये रेक्टेंगल नीचे बनता, पैरेललोग्राम, ईएमएफ यहां पे आता, तो भी आप सिंपली वही लॉजिक पाइथागोरस थ्योरम यूज करते, ई तब रिजल्टेंट होता वी आर और वी सी का, वी एल की जगह वी सी, तो जहां जहां एक्सएल है वहां वहां एक्स सी आ जाता। गॉट इट। तो आप अब स्टडी कर सकते हैं और ये काम आप आज करके भेजेंगे मुझे। आर सी सर्किट, आर एल सर्किट, जैसे मैंने सीरीज आरएलसी को स्टडी किया है, आप अलग अलग से फॉर्मूले आपको यहीं से याद हो गए, आप अलग अलग से एक बार आरएल सर्किट एक बार आरसी सर्किट पे ये सारा काम करके मुझे भेजेंगे। समझ आई ये बात। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर सिंपली एल और सी हैं तो कोई बात नहीं, फिर से फॉर्मूला उठाओ, यहां एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर था ना, यही फॉर्मूला उठाओ वापस, इसको वापस लिख देता हूं मैं। अब अगर आर ही नहीं है तो सिंपली एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर का रूट, तो इंपीडेंस होगी मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी, मॉड, बिकॉज इंपीडेंस नेगेटिव नहीं होगी। मे बी एक्सएल बड़ा हो, एक्सएल डोमिनेट कर रहा हो, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा हो, मे बी कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा हो, रेजिस्टर तो है ही नहीं, तो इंपीडेंस ये होगी। रही बात फाई, तो फाई प्लस माइनस पाई बाय 2 रहेगा, मतलब मे बी करंट लीड करे, मे बी वोल्टेज लीड करे, किस पे डिपेंड करेगा कि इंडक्टेंस डोमिनेटेड है कि कैपेसिटेंस डोमिनेटेड है। एक्सएल बड़ा होगा तो वोल्टेज लीड करेगी, एक्ससी बड़ा होगा तो वोल्टेज लैग करेगी, लेकिन एंगल 90 ही रहेगा। कैसे कह रहा हूं, अगर यहां आर है ही नहीं, आर 0 है तो ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी, जब ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, tan 90 डिग्री के लिए इनफाइनाइट होता तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। गॉट इट। ये बात आपको समझ आई होगी आई होप। ओके, तो रही बात अगर हम cos फाई की बात करें, r 0 है तो cos फाई 0 होगा, और cos फाई 0 होने का मीनिंग भी क्या है, cos 90 डिग्री के लिए 0 होता है, तो फाई तो 90 डिग्री ही रहेगा, डिपेंड करता है कौन लीड करेगा। तो यहां पर अगर आप इसी तरह की फेजर डायग्राम्स को यूज करते सिंपली एलसी सर्किट के लिए, तो ये फेजर डायग्राम कैसी बनती, ये आ गया करंट का फेजर, ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर इंडक्टेंस डोमिनेटेड है तो VL और VC का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, और यही VL माइनस VC EMF के इक्वल होगा। I इंटू एक्सएल माइनस I इंटू एक्सी इज इक्वल टू I इंटू जेड, तो Z फिर से क्या आ जाएगा, XL माइनस XC। और अगर VC बड़ा होता तो नीचे आ जाता, क्योंकि दो ही वोल्टेजेस हैं और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, अप्लाइड EMF। यहाँ 3 का रिजल्टेंट हम ले रहे थे।
ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही रखेंगे। आज हमने स्टडी किया सीरीज RLC सर्किट। अब सिर्फ सीरीज RLC नहीं, RL, RC, LC सर्किट हो कोई भी, आप इनको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। इनके सारे फॉर्मूले आपके पास आ चुके हैं। कल की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रेजोनेंट सर्किट्स, रेजोनेंस क्या होती है, रेजोनेंस को कहाँ अप्लाई करते हैं, आपके टीवी चैनल्स की ट्यूनिंग के लिए, रेडियो में ट्यूनिंग के लिए इसको अप्लाई किया जाता है, और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, फ्रीक्वेंसी पे करंट कैसे डिपेंड करेगा, रेजोनेंस पे करंट कैसा होगा, रेजोनेंस जब होगी तो इम्पीडेंस कैसी होगी, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही आपने रखना है, लेकिन इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जो जो क्वेश्चंस मैं मार्क कराता जा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आप साथ साथ में करते जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा जी। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।